छात्रों, आज हम आधुनिक काल की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आधुनिक काल के नामकरण, उसके विविध नाम, उसकी समय सीमा आदि के विषय में विस्तार से जान चुके हैं। आज हम आधुनिक काल में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। यद्यपि इससे पूर्व भी कुछ विशेषताओं को हम देख चुके हैं, परंतु अभी भी अनेक विशेषताएं शेष हैं। तो आज हम उन विशेषताओं में से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है काव्य रचना का फलक विस्तार। यद्यपि आधुनिक काल से पूर्व काव्य रचना का क्षेत्र अत्यंत सिमट कर रह गया और द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस समय के साहित्यिक नेता, मनीषी और चिंतक रहे। उन्होंने जब ये देखा कि साहित्य का क्षेत्र केवल श्रृंगार तक सिमट कर रह गया है, कुछ बंदी बंधाई परिपाटी में ही चल रहा है, तो उन्होंने अपने समय के साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया और उन्होंने साहित्यकारों को ये बताया कि आप हर विषय पर कविता लिख सकते हैं। बंदी बंधाई परिपाटी को छोड़कर नए नए विषयों पर आप कविता कर सकते हैं, साहित्य सृजन कर सकते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु तक, वृक्षों से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य तक, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत भावधाराएं, सभी पर कविता लिखी जा सकती है। अर्थात इस काल में काव्य के फलक विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस काल में काल्पनिक जगत से यथार्थ की ओर साहित्यकार उन्मुख होते हुए दिखाई देते हैं, तो कल्पना से यथार्थ की ओर भी साहित्यकारों की प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इसी उद्देश्य से कहा है कि संदेश में यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया। उन्होंने कहा है कि संदेश में यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अर्थात ये भूतल वास्तविक है और इसी वास्तविक भूतल को स्वर्ग का रूप देना चाहता हूँ। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रकृति चित्रण भी है। विभिन्न कवियों ने, साहित्यकारों ने प्रकृति को अपने दृष्टिकोण से देखा, परखा और उसके विषय में उन्होंने लेखन कार्य भी किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रयास में
लिखा है कि दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुत लोहित हो चला, तर शिखा पर अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कितना सुंदर प्रकृति का चित्रण हरिऔध जी ने किया है। इसी क्रम में केदारनाथ अग्रवाल जी ने भी बहुत सुंदर चित्रण प्रकृति का किया है। उन्होंने लिखा है कि धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, और मैके में आई बेटी की तरह मगन है, और फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे दो हमजोली सखियां गले मिली हैं। कि धूप का इतना सुंदर मानवीकरण केदारनाथ अग्रवाल जी ने कर दिया है। पलायनवाद भी इस काल की एक विशेषता देखने को मिलती है कि जब साहित्यकार घनीभूत पीड़ा से त्रस्त हो जाता है और उन परेशानियों का कभी कभी मुकाबला और सामना करने में स्वयं को असहाय और अक्षम पाता है, तो वह निश्चित रूप से इस संसार से किनारा करना चाहता है। इसीलिए कहा गया है कि ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, अर्थात इन विषम परिस्थितियों और जंजाल से बचने का प्रयास कभी करना चाहता है। इस काल में अगली विशेषता है कि साम्यवाद में आस्था। साहित्यकार धन के असमान वितरण से त्रस्त है और वह ये चाहता है कि समाज में साम्यवाद स्थापित हो, सभी के लिए समान अधिकार और धन भी प्राप्त हो। जब सभी सुखी होंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज हम बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से रामधारी सिंह दिनकर ने ये बात कही है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे या कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन बेच अब ब्याज चुकाए जाते हैं, मिल मालिक तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। उन्होंने जहाँ एक तरफ शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है, वहीं शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति भी उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत की है। इस प्रकार जो साहित्यकार है वह पैनी दृष्टि हर ओर रखना चाहता है और वह उसका वर्णन अपने काव्य में करता है। इस काल के कवियों में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश और गुस्सा भी देखा जा सकता है, और जब व्यक्ति जो है शोषण से त्रस्त हो जाता है तो कवि जो है उसको एक प्रेरणा स्रोत की तरह कार्य करता है, और ऐसी विषम परिस्थितियों में वह कहता है कि शोषण से मुक्त होने के लिए हमें हिंसा और अहिंसा पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन बातों पर विचार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शोषण होता रहेगा। इस विषय में हिंसक क्रांति का समर्थन भी कविता में देखने के लिए कभी कभी मिलता है, क्योंकि जब अधिकार मांगने से न मिलते हों तो उन्हें छीना ही जाता है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने कविता में हिंसक क्रांति का इसीलिए समर्थन किया है। आमतौर पर हिंसक क्रांति का सभी विरोध ही करते हैं, परंतु जब अत्याचार, अनाचार और शोषण बढ़ जाता है तो कवि
हिंसक क्रांति का समर्थन करने के लिए विवश हो जाता है। केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी कविता में लिखते हैं कि मारो 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 हंसिया मारो, हिंसा और अहिंसा क्या है, कि हमें हिंसा और अहिंसा का विचार छोड़कर अपने अधिकारों को छीनना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि निराला जी भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अपनी कविताएं लिखते हैं। उनकी कविताएं भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण अर्थात साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। निराला जी ने अपनी कविता में लिखा है कि अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट और डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने गुलाब पूंजीपति वर्ग के लिए बताया है कि गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग है और जो है शोषक वर्ग के रूप में उसका चित्रण किया गया है कि खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, और जो खाद है उसके लिए शोषित वर्ग के रूप में उसने प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से शोषक और शोषित वर्ग का चित्रण विशेष रूप से इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। तो इस प्रकार से छात्रों हम देखते हैं कि इस काल में विभिन्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस काल का जो काव्य है वह काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है और विभिन्न विशेषताओं से युक्त है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।